हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एटीज। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के बारे में। साथियों, एडल्ट हेल्थ जो नर्सिंग है, ये एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वन विथ इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी इंक्लूडिंग बीएलएस मॉड्यूल, ये सेमेस्टर थर्ड का जो सिलेबस है। साथियों, इसमें आपको ये जो पहले ये सब्जेक्ट था, इसको हम एमएसएन के नाम से जानते थे, यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के नाम से। लेकिन 2022 के बाद का जो सिलेबस आया है, या 2022 के बाद से जो जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो उनको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वन विथ इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी इंक्लूडिंग बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है और केयर जो है, उनके मॉड्यूल के साथ इसको पढ़ना है। तो साथियों, ये जो है ये 7 क्रेडिट को थ्योरी कंटेन करता है, जिसके लिए 140 घंटे का आर रखा गया है। और साथ ही साथ जो हमारा लैब और प्रैक्टिकल का है, उसके लिए आपको कितने देर का रखा गया है साथियों? उसके लिए आपको रखा गया है 1 क्रेडिट का, यानी कि 480 घंटे का लैब प्लस क्लिनिकल आपको, लैब प्लस स्किल लैब आपको पढ़ने को मिलेगा साथियों। तो इस सब्जेक्ट है आपका, इस सब्जेक्ट में टोटल आपको 11 यूनिट पढ़ने, यानी कि कितने यूनिट पढ़ने साथियों? 11 यूनिट पढ़ने साथियों। और एक बात और साथियों, आप समझ लो कि आपको एमएसएन थर्ड ईयर में भी पढ़ना है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है, और सेकेंड ईयर के दोनों सेमेस्टर में भी आपको जो आपका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है उसको पढ़ना है। पहले इस सब्जेक्ट को जीएट्रिक नर्सिंग के नाम से आगे वाले ईयर में जाना जाता था, लेकिन अब इसको हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के बारे में जानेंगे, जहाँ पे हम सिस्टम वाइज डिसऑर्डर पढ़ेंगे, सिस्टम वाइज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो पहला हमारा जो यूनिट है वो यूनिट का इंट्रोडक्शन का यूनिट होता है। किसी भी सब्जेक्ट में आप जानते ही हो, पहला यूनिट इंट्रोडक्शन का होता है। तो हमारा फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट क्या कहता है? इंट्रोडक्शन कहता है इवोल्यूशंस एंड ट्रेंड्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। यानी कि मैं आपको बता रहा था कि इस सब्जेक्ट का नाम जो है एमएसएन है। क्या है? एमएसएन है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। यानी कि किसी भी रोग का, किसी भी डिसऑर्डर का हम उसका मेडिकली भी ट्रीटमेंट खोजते हैं और सर्जिकली भी खोजते हैं, मतलब सर्जिकली भी इंटरवेंशन पढ़ते हैं और मेडिकली भी इंटरवेंशन पढ़ते हैं। तो एवोल्यूशंस एंड ट्रेंड ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। फिर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशंस ऑफ डिजीज। साथियों, ये आईसीडी का क्लासिफिकेशन है। आपने आईसीडी का क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ये आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ोगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जहाँ पे आईसीडी का क्लासिफिकेशन है, उस वहाँ पे आप मेंटली इल यानी कि मेंटल डिसऑर्डर के लिए पढ़ोगे। यहाँ पे आप मतलब जनरल डिसऑर्डर के लिए पढ़ोगे। फिर आगे आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेस इन अ मेडिकल सेटिंग, मेडिकल सर्जिकल सेटिंग। मतलब एक नर्सेस का क्या रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है नर्सेस का मेडिकल में और सर्जिकल सेटिंग में। फिर पढ़ना है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि आईसीयू के बारे में आपको पढ़ना है। इन पेशेंट डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ना है। ओपी, आप बोलते हैं ना कि ओपीडी लगा हुआ है, ओपीडी लगा हुआ है, आईपीडी के बारे में पढ़ना है। इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी और आईपीडी, ये इन पेशेंट डिपार्टमेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के बारे में साथियों। आगे जो पढ़ना है आपको, आगे क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। आपने माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा सेकेंड सेमेस्टर में, उसमें आपने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी में। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ना है? मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस में पढ़ना है इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, वुंड डीलिंग, स्टेजेज और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। ये आपको अपना पैथोलॉजी में भी पढ़ना है, ये वाला यूनिट साथियों। ठीक है, उसके बाद वुंड केयर एंड ड्रेसिंग टेक्निक्स, जो आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में वो पढ़ा है, ड्रेसिंग के टेक्निक्स पढ़े। केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इन दोनों को मिला के पेरी ऑपरेटिव केयर कहते हैं। ये आपको एक यूनिट भी आगे चल के पढ़ना होगा, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, प्री ऑपरेटिव केयर। यानी कि क्या होता है साथियों, ये कि जब कोई पेशेंट का सर्जिकल इंटरवेंशन देने के लिए ले जाते हैं, यानी सर्जरी के लिए ले जाते हैं, तो प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या करते हैं कि ऑपरेशन के बाद या सर्जरी के बाद कौन कौन सा इंटरवेंशन देते हैं, कौन कौन सा केयर देते हैं, उसके बारे में। और प्री ऑपरेटिव मतलब सर्जरी से पहले कौन कौन सी उनको इंटरवेंशन देते हैं, उसके बारे में। फिर अगला जो हमारा क्या कहता है, अल्टरनेटिव थेरेपीज इन केयरिंग ऑफ पेशेंट विद द मेडिकल सर्जिकल डिसऑर्डर। यानी कि कौन कौन सी ऐसी और अल्टरनेटिव थेरेपी हम दे सकते हैं पेशेंट का केयर करते हुए मेडिकल और सर्जिकल डिसऑर्डर के समय पे, ऐसा बता रहा है। अब अगला जो हमारा यूनिट है वो है इंट्रा ऑपरेटिव केयर। जो हमारा यूनिट नंबर 2 है उसका नाम है इंट्रा ऑपरेटिव केयर यूनिट। इंट्रा ऑपरेटिव केयर में हम क्या क्या पढ़ेंगे साथियों? यूनिट नंबर 2 में इंट्रा ऑपरेटिव केयर में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशंस एंड फिजिकल सेटअप ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। यानी कि ऑपरेशन थिएटर का क्या फिजिकल सेटअप होता है। ये पेपर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक ऑपरेशन थिएटर का फिजिकल सेटअप बनाओ। आपको प्रैक्टिकल में तो एक क्वेश्चन मिलेगा ही, फाइल में लिखने को मिलेगा। फिर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ओटी का डिजाइन पढ़ना और स्टाफिंग पढ़ना है कि ऑपरेशन थिएटर में क्या स्टाफिंग होता है, ऑपरेशन थिएटर का क्या डिजाइन होता है, मेंबर ऑफ द ओटी टीम में कौन कौन से मेंबर होते हैं,
स्क्रब नर्स होती है, एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं, फिर डॉक्टर होते हैं, फिर बहुत सारे वहाँ पे लोग होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, सब खड़ा होके क्या करते हैं, उनकी टीम एक होती है, उनकी एक ग्रुप होती है। फिर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिर ओटी असिस्टेंट होता है, जो ओटी असिस्टेंट सर भैया होते हैं, वो भी होती है, मैम होती हैं ओटी असिस्टेंट, जो कि असिस्ट करती हैं। हम नर्सेस का ना सर्जरी में सिर्फ असिस्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट उन्हें पकड़वा सकते हैं, ठीक है। उसका क्लीनिंग वगैरह में थोड़ा बहुत का काम होता है और हमारा कोई काम नहीं होता है सर्जरी में ज़्यादातर, ठीक है साथियों। हाँ, आपको अगर काम करते-करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हो, डॉक्टर बहुत फेथ करता हो, तो आपको इंस्ट्रूमेंट पकड़वा के आपसे करवा सकता है, लेकिन वैसे हमारा राइट से ये सब नहीं होता है। ठीक है। फिर पोजीशन एंड ड्रॉपिंग फॉर द कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर। पोजीशन क्या होती है कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, और कौन-कौन सी मतलब होती है। फिर इंस्ट्रूमेंट, सूचर एंड सूचर मटेरियल इक्विपमेंट फॉर अ कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर, यानी कि कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं सूचर में, सूचरिंग मटेरियल क्या होती है और इक्विपमेंट्स कौन-कौन से यूज़ होते हैं सर्जिकल प्रोसीजर में। फिर डिसइंफेक्शंस एंड स्टरलाइजेशंस ऑफ इक्विपमेंट्स, कौन-कौन से डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं और स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं इक्विपमेंट में। फिर है प्रिपरेशन ऑफ सेट फॉर अ कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब एक कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर के लिए कौन-कौन सी प्रिपरेशन और सेट करते हैं। स्क्रबिंग प्रोसीजर अभी मैंने आपको बताया कि स्क्रब नर्स होती है। स्क्रबिंग प्रोसीजर क्या होती है, देखो जब हम जब कोई सर्जिकल मतलब इंटरवेंशन करते हैं, उससे थोड़ा देर पहले, गाउनिंग से पहले जब हम हाथ को क्लीनिंग करते हैं ना, उस प्रोसीजर को कहते हैं स्क्रबिंग, ठीक है। स्क्रबिंग के बाद है गाउनिंग, मास्किंग और ग्लविंग। ये आपको पीपी में पढ़ना होगा कि ये सारे प्रोसीजर आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ लिए होंगे कि सारे प्रोसीजर कैसे करे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल में। आपने जब यूनिवर्सल प्रिकॉशन पढ़ा होगा, उस समय ये सारी चीज़ों को आपने पढ़ा होगा, किसमें, माइक्रोबायोलॉजी में। फिर आगे बात करते हैं मॉनिटरिंग द पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, मतलब पेशेंट को कैसे मॉनिटर करते हैं, उसका बीपी, उसका वाइटल्स, उसके जो वाइटल मॉनिटरिंग होती है उसको कैसे करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट इन ओटी, मतलब ओटी में कैसे मेंटेन करते हैं थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट को। उसके बाद असिस्टिंग इन द मेजर एंड माइनर ऑपरेशन हैंडलिंग द स्पेसिमेन। देखो साथियों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि आप असिस्ट कर सकते हो मेजर और माइनर ऑपरेशन में, और साथ ही साथ हैंडलिंग ऑफ स्पेसिमेन, हैंडलिंग कैसे स्पेसिमेन को किया जाता है। सपोज अभी एक स्टोन का, यानी कि गोल ब्लैडर के स्टोन का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है, कोलियोलिथियसिस या कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं इसको, गोल ब्लैडर के स्टोन को रिमूवल को। तो उस गोल ब्लैडर के स्टोन के रिमूवल के बाद जो स्टोन निकाला जाता है ना साथियों, उसको एक डब्बे में रखा जाता है, एक छोटा सा डब्बे में रखा जाता है, विथ नॉर्मल सेलाइन के साथ इसको रखा जाता है, और इस पे इसकी लेबलिंग करी जाती है और इसको भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए। ठीक है साथियों, तो ये कैसे स्पेसिमेन को, ये स्पेसिमेन हो गया, इसको कैसे हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे। फिर प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट एंड हेजार्डस इन ओटी, मतलब क्या किस तरीके से हम ओटी में प्रिवेंशन कर सकते हैं और हजार्डस को बचा सकते हैं। फिर है एनेस्थीसिया, देखो ये हमको काम नहीं होता, लेकिन हमको जानना जरूरी होता है साथियों कि कैसे क्या है इसका, ठीक है। तो एनेस्थीसिया के क्या होते हैं, एनेस्थीसिया के टाइप, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्ट एंड स्टेजेज, इक्विपमेंट्स ऑफ एंड ड्रग्स। देखिए एनेस्थीसिया में हमारा कोई रोल नहीं होता साथियों, हाँ दवाई वगैरह थोड़ा प्रिपेयर करके रख देना होता है हमारे को, बस इसके अलावा कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। उसके बाद लीगल एस्पेक्ट क्या क्या हो सकती है उसके लिए। फिर हमारा जो थर्ड यूनिट आता है साथियों, थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है, नर्सिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विथ साइन सिम्टम एंड मैनेजमेंट, मतलब नर्सिंग केयर विद अ पेशेंट विद अ कॉमन साइन सिम्टम एंड मैनेजमेंट। ये आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी पढ़ने को मिला होगा, लेकिन यहाँ पे भी आप पढ़ लो। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब जब बॉडी में फ्लूइड का मात्रा बढ़ता है और कम होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, इनकी जब मात्रा कम होती है, इम्बैलेंस होती है और बढ़ती है, उस समय क्या क्या मैनेजमेंट होते हैं। शॉक का मैनेजमेंट क्या होता है और साइन सिम्टम क्या होता है, पेन का साइन सिम्टम और मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ने हैं। फिर आपको पढ़ने हैं, तो यही आपको पढ़ने थे साथियों यूनिट नंबर थर्ड में। अब आते हैं यूनिट नंबर फोर्थ। यूनिट नंबर फोर्थ में आपको क्या पढ़ने साथियों, यूनिट नंबर फोर्थ में आके, यूनिट नंबर फोर्थ में पढ़ने नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद द रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने की प्रॉब्लम के साथ जो पेशेंट आते हैं उनके लिए क्या क्या मैनेजमेंट देते हैं। तो रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपने पढ़ लिया होगा फर्स्ट ईयर में ही आपने पढ़ लिया होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या फिजियोलॉजी है और एनाटॉमी है। उसके बाद नर्सिंग असेसमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि कोई रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ आपके पास आता है तो उसका आप कैसे हिस्ट्री लोगे, कैसे उसका फिजिकल असेसमेंट करोगे, कौन कौन से उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखोगे, इसके बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, ये सब डॉक्टर का काम होता है, खाली हमारा हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल असेसमेंट का काम हमारा होता है। ठीक है साथियों, तो इसमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए, आपके पास एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट आ गया तो उसको आप बोल देगा, आपको देखो एनसीपी जब आप बना रहे होगे तो एनसीपी में क्या पूछेगा आपसे, नर्सिंग केयर प्लान में पहले पूछता है हिस्ट्री टेकिंग का फॉर्मेट आप लोग देख लेना साथियों। हिस्ट्री टेकिंग पूछेगा, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन पूछेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आपसे पूछेगा, अगर आपको फोल्डर बनाना होगा उसमें आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, फिर कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के बारे में ये बात करते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी आपने पढ़ा होगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के। फिर सीओपीडी के बारे में आप पढ़ोगे।
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऑब्स्टेटिक सीओपीडी के बारे में आप पढ़ोगे, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्टेटिक पल्मोनरी डिजीज के बारे में, फिर प्लूरल अफ्यूजन एम्फाइसीमा ब्रोंकियाटाइटिस, निमोनिया, लंग एब्सिस, उसके बाद सिस्ट ट्यूमर, चेस्ट इंजरी, acute respiratory distress syndrome, pulmonary embolism, हेल्थ बिहेवियर्स ऑफ प्रिवेंट टू रेस्पिरेटरी इलनेस, इसके बारे में पढ़ोगे। फिर हमारा जो आ जाता है अगला यूनिट नंबर 5 आता है। यूनिट नंबर 5 में पढ़ना नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर में, तो पहले हमको किसी भी सिस्टम को शुरू करने से पहले आपको उस सिस्टम का रिव्यू लेना पड़ेगा, जैसे कि एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, जीआई सिस्टम के बारे में। फिर उसके बाद नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल असेसमेंट पढ़ना पड़ेगा। फिर जीआई इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सा करते हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर पढ़ना पड़ेगा कॉमन जीआई डिसऑर्डर। कॉमन जीआई डिसऑर्डर में ओरल कैविटी के डिसऑर्डर में लिप, गम, टीथ के डिसऑर्डर पढ़ेंगे आप। फिर पढ़ेंगे जीआई ब्लीडिंग। उसके बाद जीआई ब्लीडिंग क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कौन कौन सी ब्लीडिंग के डिसऑर्डर होते हैं। फिर इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशन, ट्यूमर, ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशंस एंड पेरिटोनाइटिस के बारे में पढ़ना है। फिर पेप्टिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर, माल एब्जॉर्प्शन एंड अपेंडिसाइटिस और हर्नियास के बारे में पढ़ना है। फिर हेमोरॉइड्स के बारे में पढ़ना है, फिशर के बारे में पढ़ना है, फिस्टुला के बारे में पढ़ना है। पेनक्रियाज के कौन कौन से डिसऑर्डर है, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज, सिस्ट इन पेनक्रियाज एंड ट्यूमर इन पेनक्रियाज के बारे में पढ़ना है साथियों। ठीक है साथियों। फिर अगला जो हमारा है, अगला हमारा लीवर के बारे में। लीवर में क्या क्या साथियों पढ़ना है, लीवर का इन्फ्लामेशन, सिस्ट ऑफ लीवर, एब्सिस इन लीवर, काइरोसिस लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, पोर्टल हाइपोटेंशन, हिपैटिक फेलियर और ट्यूमर के बारे में पढ़ना है। फिर गोल ब्लैडर के डिसऑर्डर में क्या क्या पढ़ना है, इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लैडर यानी कि कोलियोलिथियासिस पढ़ना। आपने बताया था मैंने कि जो स्टोन हो जाता है गोल ब्लैडर में, उसको कहते हैं कोलियोलिथियासिस। फिर ट्यूमर के बारे में पढ़ना है। फिर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें गवाज एंड स्टमक केयर पढ़ना है। गवाज क्या होता है, लवाज क्या होता है, आप ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में साथियों पढ़ोगे। फिर डिफरेंट फीडिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि कैसे फीडिंग दोगे। ठीक है। फिर अल्टरनेटिव थेरेपीज, ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फिर अगला जो हमारा आता है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में साथियों क्या पढ़ना है आपको, यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट विद कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, यानी कि हार्ट से रिलेटेड जितना डिजीज है, आपके हृदय से संबंधित जितने सारे डिसऑर्डर हैं, उसके बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विद कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम पढ़ेंगे। पहले हम कार्डियोवैस्कुलर का रिव्यू पढ़ेंगे, जिसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उसका असेसमेंट कैसे करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल असेसमेंट कैसे करेंगे। फिर इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव कार्डियक प्रोसीजर, यानी कि वैसे प्रोसीजर जो हम ऊपर से कर लेते हैं, बॉडी को इमेजिन करके कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं, बीपी मापना एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, क्योंकि हम बीपी के किसी भी पार्ट को बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं करते हैं। ठीक है। बीपी के किसी भी बीपी लेने समय हम ऊपर से ऊपर इंसर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पेशेंट को हम अगर एनीमा दे रहे हैं, या पेशेंट के कोई अंदर हम चीज़ों को इंसर्ट करके कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं कि विजुअलाइजेशन करते हैं किसी भी इंटरनल ऑर्गन का विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे कि ओरोफैरिंग्स आ गया। ओरोफैरिंग्स जब हम डालते हैं तो एक इक्विपमेंट का यूज करते हैं जिससे हम विजुअलाइज करते हैं, उसको हम कहते हैं इन्वेसिव प्रोसीजर। ये इन्वेसिव प्रोसीजर है। जैसे एनजी ट्यूब डालेंगे तो एनजी ट्यूब डालना भी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, क्योंकि वो कैविटी के अंदर, बॉडी के अंदर जाके करते हैं इस चीज़ों को। ठीक है। तो इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव प्रोसेस के द्वारा हम काम करते हैं साथियों। फिर अगला जो हमारा है डिसऑर्डर ऑफ वस्कुलर सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ वस्कुलर सिस्टम में क्या क्या साथियों, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, रायनाइड्स डिजीज, एनोरिज्म, पेरिफेरल वस्कुलर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने। सब बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर आपके। उसका कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देखो साथियों, जब हम हॉट पढ़ेंगे ना, जब हम हॉट पढ़ेंगे तो हॉट के साथ हम क्या क्या पढ़ेंगे साथियों, हॉट के साथ हम क्या क्या पढ़ेंगे, हॉट के साथ हम पढ़ेंगे उससे संबंधित ब्लड वेसल्स, आर्टरी के भी डिसऑर्डर पढ़ेंगे साथियों। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम हॉट पढ़ेंगे, जब हम हॉट पढ़ते हैं तो उसके साथ हम आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स और सबके डिसऑर्डर पढ़ते हैं। फिर वेल्वुलर डिसऑर्डर में कंजेनाइटल और एक्वायर्ड वेल्वुलर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। फिर रोमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी के बारे में पढ़ेंगे, कार्डियक डिसरिथमिया और हार्ट ब्लॉकेज के बारे में पढ़ेंगे, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, पल्मोनरी एडिमा, कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियक टैम्पोन के बारे में पढ़ेंगे। फिर कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे साथियों। फिर अगला जो आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट विद द पेशेंट, जो यूनिट नंबर 7 है हमारा। यूनिट नंबर 7 में हम क्या पढ़ेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विद द डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड के डिसऑर्डर के साथ कौन कौन सा हम मतलब डिजीज पढ़ेंगे। पहला है रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड। ब्लड का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और कंपोजिशन पढ़ेंगे। फिर असेसमेंट पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे अनीमिया, पॉलीसाइथीमिया। फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर में पढ़ेंगे क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट, प्लेटलेट डिफेक्ट, थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया और ल्यूकोपीनिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों। फिर हम पढ़ेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका लिम्फोमास और माइलोमास के बारे में पढ़ेंगे साथियों। अगला जो हमारा है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद द डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जिसमें रिव्यू ऑफ हमारा जो यूनिट चल रहा है वो यूनिट नंबर 8 चल रहा है साथियों। तो यूनिट नंबर 8 में हम क्या पढ़ेंगे,
यूनिट नंबर 8 में अपन पढ़ेंगे पहले एंडोक्राइन के बारे में, एंडोक्राइन के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, फिर डिसऑर्डर पढ़ेंगे, इसका थायराइड का डिसऑर्डर, पैराथायराइड का, एड्रिनल का, पिट्यूटरी का, हाइपर हाइपो और ट्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, फिर डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में पढ़ेंगे साथियों। डायबिटीज मेलाइटिस के बाद क्या है, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9 में हम साथियों क्या पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 9 आ गया, यूनिट नंबर 9 में कौन कौन सा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ने हैं, जिसके में हमको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना है सबसे पहले। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बाद क्या है साथियों, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बाद पढ़ना है हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन पढ़ना है, डर्मेटाइटिस पढ़ना है, डर्मेटोज पढ़ना है, इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन पढ़ना है, फिर एक्ने पढ़ना है, एलर्जी पढ़ना है, एक्जिमा पढ़ना है, उसके बाद पेम्फेरगस पढ़ना है, सोरियासिस में मैलिग्नेंट और मेलोमा एलोपेसिया पढ़ना है, स्पेशल थेरेपीज में अल्टरनेटिव थेरेपीज पढ़नी है, उसके बाद यूज्ड ट्रीटमेंट फॉर द डिसऑर्डर ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में पढ़ना है साथियों। इसमें हमको पढ़ना है स्किन, आपने पढ़ा होगा कि स्किन में इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में कौन कौन सा आता है, स्किन, नेल और बाल यानी कि हेयर के बारे में आता है। फिर अगला जो यूनिट नंबर 10 है, यूनिट नंबर 10 में हमको क्या पढ़ना है, मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम के साथ क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। तो पहले हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, उसका मस्कुलर स्केलेटन में पहले ट्रॉमा पढ़ेंगे, डिसलोकेशन पढ़ेंगे, स्प्रीन स्ट्रेन पढ़ेंगे, इसका बहुत ही बड़ा चैप्टर है साथियों ये। इसमें कंट्यूजन पढ़ेंगे, एम्पुटेशन पढ़ेंगे, मस्कुलोस्केलेटल के इन्फेक्शन पढ़ेंगे, ट्यूमर, ऑस्टियोमाइलाइटिस, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्थोपेडिक मोडालिटीज में पढ़ेंगे, कास्ट, स्प्लीन, ट्रैक्शन, क्रच और वॉकिंग क्रच के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोस्टाइटिस, साइनोवाइटिस और अर्थराइटिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्पेशल क्या कह रहा है, स्पेशल थेरेपीज में और अल्टरनेटिव थेरेपीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमलेसिया एंड पैगेट्स डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्पाइनल कॉलम डिफेक्ट्स में पढ़ेंगे, ट्यूमर, प्रोलैप्स, इंट्रावर्टिकुलर डिस्क, पोर्ट्स स्पाइन, रिहैबिलिटेशन, प्रोस्थेसिस पढ़ेंगे और रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा जो अगला यूनिट आता है, यूनिट नंबर 11 और आखिरी यूनिट है अपना, यूनिट नंबर 11 में क्या पढ़ना है साथियों, ओवरव्यू पढ़ना है इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, इसमें कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री टेकिंग कैसे लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे लेते हैं साथियों, इसमें ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ना है, डायरियल डिजीज में के बारे में पढ़ना है, हेपेटाइटिस ई के बारे में ए के बारे में पढ़ना है, टाइफाइड, हर्पिस के बारे में पढ़ना है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स, इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस, गैस गैंग्रीन, लेप्रोसी, डेंगू, प्लेग, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, फिलेरियोसिस, डिप्थीरिया, पोर्टुएसिस, टिटनेस, पोलियोमाइलाइटिस, कोविड-19 नया जो रहा है, पहले नहीं था। उसके बाद स्पेशल इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स के बारे में पढ़ना है, नोटिफिकेशन, आइसोलेशन, क्वारंटाइन के बारे में पढ़ना है। तो ये रहा साथियों आपके टोटल 11 यूनिट का, यहाँ पे हमने बात करा आपसे 11 यूनिट का एमएसएन का या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 के बारे में अभी बात किया, जो कि आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा। साथियों वीडियो लंबा हो गया है, आपके लिए बहुत अच्छा है वीडियो, आप देखें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।